गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रयोग क्लासेज में, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे विलियन चैप्टर। पिछले दिन हम लोग वाष्प दाब के बारे में पढ़े थे, राउल्ट नियम पढ़े थे और अविलेय जिसमें उपस्थित हों ऐसे विलयन का वाष्प दाब भी हम लोग ज्ञात किए थे। आज हमको जो पढ़ना है वह है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दो चीज हमको पढ़ना है, आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल नॉन आइडियल। पहले इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि आदर्श का मतलब क्या होता है। आदर्श पुरुष राम कहे जाते हैं। उसके अनुसार क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आदर्श का मतलब क्या होता है? मतलब सामाजिक जो नियम थे उसको पूरी तरीके से जो मान रहा था उसको हम आदर्श पुरुष कह रहे थे। ऐसे हमारे विज्ञान में भी कुछ नियम हैं जिनको अगर आप पूरी तरीके से कोई परिघटना मान रही है तो उसको हम कहते हैं कि आदर्श परिघटना। अगर पूरी तरीके से नहीं मान रही है, उसमें विचलन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि आदर्श नहीं, अनादर्श। तो ऐसे विलियन चैप्टर में एक नियम है राउल्ट का लॉ, राउल्ट का नियम। अगर कोई विलयन राउल्ट के नियम को पूरी तरीके से मान रहा है, सभी ताप पर मान रहा है, सभी टेम्परेचर पे मान रहा है, सभी दाब पर मान रहा है, तो उसको हम कह देते हैं कि वह विलयन आदर्श है। और इसी का उल्टा अगर वह नहीं मान रहा है तो उसको हम कह देते हैं अनादर्श विलयन। हुआ यूं कि एक प्रेक्षण हुआ, तो उसमें क्या हुआ देखते हैं हम लोग। दो विलयन लिए गए अलग अलग प्रकार के। दो विलयन जब लिए गए, यहाँ पे एक विलयन था जिसमें कुछ न कुछ था, दो घटक थे, और एक विलयन ये लिया गया। ऐसी स्थिति में हम क्या किए कि यहाँ पे कुछ वाष्प बना। जब इसको एक टेम्परेचर पे ले गए और इसको भी गर्म किए तो कुछ वाष्प बना, ठीक। तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। उस वाष्प दाब को हमने किसी यंत्र की सहायता से नाप लिया। मान लिया कि वह था PS या PT कहते हैं, कुल वाष्प दाब विलयन का। यहाँ पे जो वाष्प दाब बन रहा था उसको हम क्या किए, किसी यंत्र की सहायता से नाप लिए। और उसके बाद फिर हम लोग एक नियम भी जानते हैं जिससे वाष्प दाब निकालते थे, जो राउल्ट का नियम था। राउल्ट का नियम क्या कहता था, PT = PA + PB। अगर यहाँ पे A और B दो घटक उपस्थित हैं तो PT = PA + PB। इसके पहले वाले वाष्प दाब को हम प्रेक्षित किए किसी उपकरण की सहायता से। उसके बाद राउल्ट के नियम से हम लोग वाष्प दाब निकाले। राउल्ट के नियम से वाष्प दाब निकाले तो देखा गया कि ये जो प्रेक्षित था और ये जो परिकलित था, ये समझ रहे हो, ये उपकरण की सहायता से कुल वाष्प दाब निकाला गया। ये राउल्ट के नियम की सहायता से कुल वाष्प दाब निकाला। जब ये देखा गया तो ये बराबर नहीं आ रहा था। वहीं पे एक ऐसे प्रकार का विलयन हमको दिखाई दिया जिसमें PT बराबर था PA + PB, यानी जो उपकरण की सहायता से वाष्प दाब निकाला गया वही राउल्ट के नियम से भी मिला। कोई उपकरण लगा के जो वाष्प दाब हम निकाले और राउल्ट के नियम की सहायता से जो वाष्प दाब निकाले, दोनों बराबर आ रहे थे एक विलयन में, और एक विलयन में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ऐसे विलयन को हम लोग बोल दिए अनादर्श विलयन, क्योंकि यह राउल्ट का नियम नहीं पालन कर रहा है, उसकी सहायता से इसका कुल वाष्प दाब नहीं निकल पा रहा है। और इसमें राउल्ट के नियम का पूरी तरीके से पालन कर रहा था। अलग अलग टेम्परेचर पे हम चेक किए, हर टेम्परेचर पे राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था।
जब हर टेम्परेचर पे राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो इसको हम बोल देते हैं आदर्श विलयन। ये तो बात हुई समझने के लिए कि जो प्रत्येक ताप पर और दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसको हम आदर्श विलयन कह देंगे, और जो प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसको हम अनादर्श विलयन कह देंगे। अब ये दोनों पॉइंट हमको लिख लेना है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले हम लोग अनादर्श विलयन पढ़ते हैं, फिर आदर्श विलयन। हेडिंग डाल दो आप लोग अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें पहला पॉइंट क्या है, यह विलयन प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेक्षित वाष्प दाब है वह कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होगा, यही मतलब हुआ। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि इसमें डेल एच डज नॉट इक्वल टू 0। डेल एच क्या है इसको समझने के लिए यह होती है एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन, यहाँ पे देखो विलयन बनता है तो होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई ए है, तो यहाँ ए के अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा होगा, और हम एक ले रहे हैं बी, तो यहाँ बी के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। जब इन दोनों को मिला दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में आकर्षण बल लगेगा। यानी कि जब इन दोनों को मिलाते हैं हम, जब दोनों को मिलाया जाता है तो ए के बीच में जो बंध रहता है वो टूटता है, बी के बीच में जो बंध रहता है वो टूटता है, और ए और बी के बीच में एक नया बंध बनता है। हम लोग जानते हैं कि जब कोई बंध टूटता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती, ऊष्मा अवशोषित होती है। जब कोई बंध टूटता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, और जब कोई बंध बनता है तो ऊष्मा, जब कोई बंध बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसके लिए हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं। जब अवशोषित होती है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं, उसके लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं। अगर इस बंध की मजबूती, इस बंध की मजबूती और इस बंध की मजबूती, ए के बीच के जो आकर्षण बल है, बी के बीच में जो आकर्षण बल है, और ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल है अगर बराबर होगा तो उस स्थिति में जितनी ऊष्मा अवशोषित होगी, जितनी ऊष्मा अवशोषित होगी उतनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो उस स्थिति में डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी, क्या हो जाएगा, 0। किस स्थिति में, जब दोनों बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो बंध जो हैं इनकी मजबूती इसके मजबूती से कम है, ये वाला ज़्यादा मजबूत है। तो जब बंध बनेगा, जब बंध बनेगा तो क्या होगा कि बराबर परिमाण के बल न होने की वजह से डेल एच 0 नहीं आएगा। अगर ये ज़्यादा मजबूत होगा तो ऊष्मा ज़्यादा उत्सर्जित होगी तो निगेटिव आ जाएगा। अगर ये कम मजबूत होगा तो ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित होगी, उस स्थिति में ये पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब डेल एच 0 नहीं है। दूसरा क्या है, डेल वी इज डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो भी 0 नहीं है, कुछ मिल रहा है हमको। इसको कैसे समझोगे, यहाँ पे ए के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है, यहाँ बी के अणुओं के बीच में कुछ आकर्षण बल है, इनको जब मिला दोगे तो
ए और बी के बीच में आकर्षण बल लगने लगे। अगर ये दोनों आकर्षण बल, ये वाला आकर्षण बल, ये वाला आकर्षण बल समान नहीं है, ये वाला आकर्षण बल और ये वाला आकर्षण बल समान नहीं है, ये वाला और ये वाला, उस स्थिति में क्या होगा, अगर ये वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा तो थोड़ा संकुचित हो जाएगा, जिसकी वजह से आयतन कम हो जाएगा, तो जीरो नहीं आएगा। अगर ये वाला आकर्षण बल थोड़ा सा कमजोर होगा तो आयतन बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझो, मान लो ये 10 ml ले लिए, ये 5 ml ले लिए, तो ये 15 होना चाहिए सामान्यतः मिला देने के बाद। लेकिन अगर यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, खिंचाव ज्यादा होगा, तो आयतन कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि अणु पास पास आ जाएंगे तो उसका आयतन कुछ कम हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 12 हो गए। अगर अणुओं के बीच का आकर्षण बल इनकी तुलना में कुछ कमजोर है तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, तो 15 की जगह पे 16 हो जाएगा। यानी कि डेल बी इज इक्वल टू, इस स्थिति में तो जीरो होगा, 10 5 15 और ये भी 15, 15 माइनस 15 जीरो हो रहा है। लेकिन जब इनके बीच का आकर्षण बल अलग अलग होगा, उस स्थिति में क्या होगा कि डेल बी जीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जीरो नहीं आ रहा। समझ पाए। और चौथा पॉइंट है इसमें कि ए के बीच का आकर्षण बल बी के बीच का आकर्षण बल बराबर नहीं होगा ए और बी के बीच के आकर्षण। ए के बीच का आकर्षण बल बी के बीच के आकर्षण बल बराबर नहीं होंगे ए और बी के बीच के आकर्षण बल के। तो ये अनादर्श विलयन की स्थितियां हैं। पहला क्या है, यह विलयन प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। दूसरा, डेल एच इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होगा। डेल बी भी जीरो नहीं होगा। ए और बी के बीच का जो आकर्षण बल है वह बराबर नहीं होगा ए और बी के। तो ये नोट करो। इसके आगे यहाँ पे दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती, क्या उत्पन्न हो सकती है कि या तो बराबर नहीं है ये, तो पीटी पीए प्लस पीबी से ज्यादा हो, एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरा स्थिति क्या हो सकती है, जो पीटी है वो कम हो पीए प्लस पीबी से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम प्रेक्षित कर रहे हैं वाष्प दाब उपकरण की सहायता से, वह ज्यादा निकल रहा है जो हम लोग राउल्ट के नियम से ज्ञात कर रहे हैं उससे। और इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति में जो प्रेक्षित वाष्प दाब है वह कम हो रहा है राउल्ट के नियम के ज्ञात किए गए वाष्प दाब से। तो जब वाष्प दाब ज्यादा निकल रहा है जो प्रेक्षित किए गए, उसको हम बोल देते हैं धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। और जब वाष्प दाब कम निकल रहा है राउल्ट के नियम से, तो उसको बोल देते हैं ऋणात्मक विचलन। ठीक, तो दो स्थितियां उत्पन्न हुई, एक धनात्मक विचलन की, एक ऋणात्मक विचलन की। तो पहली स्थिति लेते हैं हम लोग धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन की स्थिति में क्या हो रहा है, पीटी इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, यानी जो वाष्प बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट के नियम से जो हम लोग वाष्प दाब निकालेंगे उससे ज्यादा वाष्प दाब हमको प्रेक्षित करने पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो सकता है कि जब हम विलयन बना दिए, तो उनके अणुओं के बीच में, विलयन के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वह कमजोर हो गया, जिसकी वजह से वाष्प ज्यादा बन रहा है। और वाष्प ज्यादा बनने की वजह से वाष्प दाब हमको ज्यादा मिल रहा है। जो विलयन के अणु हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वह कमजोर हो गया मिलाने के बाद। अगर कमजोर हो गया तो वाष्प ज्यादा बनेगी, इसीलिए हमको जो प्रेक्षित वाष्प दाब है वो ज्यादा मिल रहा है। यानी कि
जो ए के बीच में आकर्षण बल है और बी के बीच में आकर्षण बल है वह मजबूत है ए और बी के आकर्षण बल से। ए और बी के बीच में जो आकर्षण बन रहा है यानी विलयन के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वह कमजोर है, और विलय और विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वह मजबूत है। इसी वजह से यहां पे वाष्प ज्यादा बनेगी और वाष्प दाब ज्यादा आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो बताओ आयतन में परिवर्तन क्या हो सकता है। अगर जो आकर्षण बल है ये थोड़ा सा कमजोर हो गया तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, विलयन के अणु दूर दूर हो जाएंगे, जबकि विलय और विलायक के अणु पास पास थे ना। अब विलयन के अणु अगर दूर दूर हो गए तो इस स्थिति में क्या होगा, डेल भी क्या होगा, आयतन में परिवर्तन। आयतन बढ़ गया, प्रारंभ में कुछ कम था बाद में बढ़ गया, तो डेल भी आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। कैसे, एक उदाहरण से समझो। दो ले लिए, एक विलेय और एक विलायक। ठीक, हमारे पास एक विलेय है और एक विलायक, इनको दोनों को मिला रहे हैं। जब मिलाएंगे अगर इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे इनके दोनों के आयतन से कुछ कम आयतन आएगा। यहाँ पे मान लो 10 था, यहाँ पे 5, तो टोटल कितना आना चाहिए 15, लेकिन यहाँ पे क्या आया, कुछ कम आया। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, तो खिंचाव ज्यादा होगा तो सिकुड़ जाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। इस स्थिति में अगर डेल भी निकालोगे तो 12 माइनस 15, 15 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि ये वाला आकर्षण बल कमजोर है। ये वाला आकर्षण बल अगर कमजोर होगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। विलायक के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो थोड़ा कमजोर है, तो अणु दूर दूर हो जाएंगे और आयतन ज्यादा हो जाएगा। जब आयतन ज्यादा हो जाएगा तो अगर हम डेल भी निकालेंगे तो 16 माइनस 15 कितना आ गया, 1 आ गया, यानी पॉजिटिव में आ रहा है, तो डेल भी पॉजिटिव आ जाएगा। तीसरा क्या है, डेल एच क्या होगा। यहां पे जो आकर्षण बल है और यहाँ पे जो आकर्षण बल है ये दोनों ज्यादा हैं, इसकी तुलना में थोड़ा सा भयानक है, मजबूत है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये क्या होगा, ये बंध बन रहा है, ये बंध टूट रहा है। बंध बनेगा तो उसमें उत्सर्जित होगी, और जब उसमें उत्सर्जित होगी तो ये निगेटिव आएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव वाले ज्यादा मजबूत हैं, यानी प्लस वाले ज्यादा होंगे, निगेटिव वाला कमजोर है तो निगेटिव ज्यादा होगा। तो डेल एच क्या आ जाएगा, ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, डेल एच भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये कुछ 2-3 चीजें हैं कि वाष्प दाब प्रेक्षित जो किए हो वह थोड़ा सा ज्यादा आता है, और जो आकर्षण बल है विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में वो थोड़ा मजबूत होगा विलयन के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है उससे। तीसरा क्या है कि जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, अंतिम आयतन विलयन का आयतन माइनस विलेय और विलायक का आयतन बराबर होना चाहिए, लेकिन जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमको कुछ आयतन ज्यादा मिल रहा है। जब आयतन ज्यादा मिलेगा तो डेल भी पॉजिटिव होगा। और चौथा ऑप्शन है डेल एच, डेल एच भी पॉजिटिव आएगा। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो आकर्षण बल है वो थोड़ा सा मजबूत है, और ये वाला टूट रहा है मतलब उसमें अवशोषित होगी तो इसको पॉजिटिव लोगे, इसको भी पॉजिटिव लोगे। यहाँ पे बंध बन रहा है तो इसको निगेटिव लोगे। यहाँ पे 2 टूट रहा है तो ये 2 बन भी रहा है, ये भी ध्यान देना, नहीं सोचो कि 1 है। अगर 2 अणु टूटेंगे, इसके भी 2 अणु टूटेंगे तो इसका ए, इसका भी 2 बनेंगे। ठीक, तो ये वाला ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये मजबूत है तो प्लस वाला ज्यादा है, ये कमजोर है तो माइनस वाला कम है। जब दोनों जोड़ोगे प्लस माइनस, और प्लस ज्यादा है तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ये बात समझ में आई।
तो ये धनात्मक विचलन है। धनात्मक विचलन के एक ग्राफ की सहायता से भी हम समझ सकते हैं, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ के साथ। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए का मोल अंश 0 और यहाँ पे ए का मोल अंश ले रहे हैं 1, यहाँ के बी का मोल अंश 1 ले रहे हैं, यहाँ पे बी का मोल अंश 0। प्रारंभ में क्या कर रहे हैं, हम केवल बी ले रहे हैं, धीरे धीरे ए मिला रहे हैं, फिर सारा बी खत्म कर दे रहे हैं, सिर्फ ए ले रहे हैं, और यहाँ पे एक्स बी लिए, फिर धीरे धीरे एक्स बी बढ़ाए। तो एक एक के लिए ग्राफ खींचेंगे। पहले इसके लिए खींचते हैं। एक्स ए 0 है तो पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी ए भी 0 होगा, यानी यहाँ कहीं पे होगा। धीरे धीरे एक्स बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक्स भी 0 है तो ये क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए का ग्राफ। एक्स भी यहाँ पे 0 है यानी कि पी भी 0 होगा। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और थोड़ा सीधी रेखा है, एक्स भी 0 है तो ये पी बी का ग्राफ आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। अब इसको जब मिला दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, टोटल वाला, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है, हो ये रहा है कि पी टी पी ए प्लस पी बी से ज्यादा है। यानी कि ये तो राउल्ट के नियम से निकाले हो तुम ना, राउल्ट के नियम का ही फार्मूला लगा के तुम वाष्प दाब निकाले, तो उसकी सहायता से ये ग्राफ मिला। लेकिन जब आप प्रेक्षित करोगे, उपकरण की सहायता से ज्ञात करोगे, तो तुमको वाष्प दाब कुछ ऐसा मिलेगा। ये प्रेक्षित वाला है, डॉट वाला। किताबों में थोड़ा उल्टा दिया रहता है मेरे हिसाब से, मैं जो कर रहा हूँ थोड़ा सा चेंज है, उसमें डॉट इसको करते हैं, गाड़ी लाइन इसको कर सकते हो, दोनों कोई दिक्कत। तो ये क्या है, प्रेक्षित वाला है, प्रेक्षित वाला थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, यहाँ से ए वाला भी वाष्प दाब थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, धनात्मक विचलन। ये वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निकाले तो ये मिला, जब प्रेक्षित किए तो हमको वाष्प दाब थोड़ा सा ज्यादा मिला। समझ गए बात। धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ है, ये कंडीशंस हैं। कंडीशंस समझ पाओगे तब जब तुम इंटरैक्शन को समझ पाओगे तब। और इंटरैक्शन अगर समझ गए तो दोनों चीज समझना आसान है। आकर्षण बल कमजोर है तो आयतन ज्यादा हो जाएगा तो प्लस होगा, आकर्षण बल कमजोर है तो पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा, इसलिए एडेलियस प्लस हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमको दूसरा देखना है वो ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन की कंडीशन तो बता दिया था। क्या बताया था कि जो तुम प्रेक्षित करोगे वाष्प दाब वो तुमको कम मिलेगा कैलकुलेटेड से, राउल्ट के नियम से निकाला गया वाष्प दाब तुमको ज्यादा मिलेगा, और जो तुम असली वाला वाष्प दाब पाओगे वो क्या होगा, होगा कम। जब असली वाला वाष्प दाब, प्रेक्षित किया गया वाष्प दाब कम होगा तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विचलन। ऐसा क्यों हुआ होगा कि जो हम लोग प्रेक्षित कर रहे हैं वाष्प दाब वो थोड़ा सा हमको कम मिल रहा है। वाष्प दाब कम होने का मतलब कि वाष्प कम बन रहा है, और वाष्प कम बनने का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरैक्शन है विलयन के अणुओं के बीच में वो थोड़ा मजबूत हो गया होगा। मजबूत होने की वजह से वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। यानी ए बी का जो इंटरैक्शन है वह थोड़ा सा बड़ा होगा ए ए और बी बी के इंटरैक्शन से।
क्या कह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ऐसा इसलिए हुआ होगा कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वह होगा थोड़ा सा कमजोर ए और बी के इंटरेक्शन। इस बात को यहां पे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे ए इंटरेक्शन वाले हैं, यहाँ पे बी इंटरेक्शन वाले हैं, यहाँ पे दोनों को मिला दिए तो ए बी इंटरेक्शन वाले। इस स्थिति में क्या होगा, अगर ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी इनके जो अणु हैं उनके बीच में खिंचाव ज्यादा है, तो वाष्प कम बनेगा, और वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। ये वाष्प दाब कम दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ गया, यहाँ पे ज्यादा मजबूती से ए और बी एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक, अगर ऐसा हुआ होगा तो हम क्या कह सकते हैं डेल बी के बारे में, आयतन में परिवर्तन। अगर ये इंटरेक्शन मजबूत हो गया तो इसका मतलब है ये सिकुड़ गया होगा, सिकुड़ गया होगा मतलब आयतन कम हो गया होगा, तो डेल बी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। विलयन का आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 10 लिए, यहाँ पे 5 लिए, और ये सिकुड़ गया, होना था 15, सिकुड़ गया तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 15 कर दोगे तो -3, यानी निगेटिव आ रहा है, तो डेल बी निगेटिव आ जाएगा। एक लास्ट पॉइंट चौथा जो है डेल एच के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाला बंध टूट रहा है, ये वाला बंध भी टूट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित हो रही है, यहाँ पे भी ऊष्मा अवशोषित हो रही है, और ये वाला बंध बन रहा है। जब बंध बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ये दो टूटे तो ये दो बनेंगे भी, एक दो टूटे तो दो बने भी। यहाँ पे ये वाला दोनों कमजोर है, ये वाला मजबूत है, यानी ए वाला ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा। जब माइनस वाला ज्यादा होगा तो क्या आ जाएगा, डेल एच का मान निगेटिव आएगा। ये 4 कंडीशन ऋणात्मक विचलन के लिए। पहला क्या, वाष्प दाब कम होगी, क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा हो गया, खिंचाव ज्यादा हो गया तो वाष्प कम बना तो वाष्प दाब कम हो गई। फिर डेल बी क्या हुआ, निगेटिव आ गया। डेल बी निगेटिव क्यों आया, क्योंकि सिकुड़ गए तो आयतन कम हो गया तो निगेटिव हो गया, कम हो गया तो मतलब निगेटिव। डेल एच क्या आया, निगेटिव। इंटरेक्शन ज्यादा मजबूत हुआ मतलब उसमें ज्यादा उत्सर्जित हो गई, उसमें ज्यादा उत्सर्जित हो गई मतलब निगेटिव आ जाएगा। इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं हम लोग, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो सेम वैसे ही खींचना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स ए ले रहे हैं अभी 0, फिर एक्स ए को बढ़ाते बढ़ाते 1 तक ले जाएंगे, यहाँ एक्स भी ले रहे हैं 1 और इसको घटाते घटाते 0 तक ले जाएंगे। अगर ये 0 है तो यहाँ पे पी ए क्या होगा, 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, तो इसको हम कह देते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। किसके अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार ज्ञात किए हैं अभी। और यहाँ पे एक्स भी 0 है तो पी भी 0 होगा, पी भी 0 होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि एक्स भी बढ़ रहा है, तो पी भी बराबर पी नॉट भी एक्स भी हो जाएगा। ठीक, दोनों कंडीशन में अगर इसको मिला देंगे तो ये टोटल आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये सब कैसे पता चल रहा है हमको, राउल्ट के नियम से जो मिल रहा है उसी का ग्राफ खींच रहे हैं। अभी हमने प्रेक्षित नहीं किया है, अब हम उपकरण की सहायता से ज्ञात करेंगे वाष्प दाब क्या हो रहा है। जब उपकरण की सहायता से आप ज्ञात करोगे तो देखोगे कि वाष्प दाब थोड़ा कम मिल रहा है, यानी ये नीचे चला जा रहा है ग्राफ। वाष्प दाब थोड़ा कम मिल रहा है, इसका मतलब ये नीचे चला जा रहा है। वाष्प दाब थोड़ा कम मिल रहा है मतलब टोटल। तो ये वाला जो है प्रेक्षित वाला है और ये वाला राउल्ट वाला है। तो प्रेक्षित वाला तुमको कम मिल रहा है, प्रेक्षित वाला कम मिल रहा है किससे, राउल्ट वाले से। राउल्ट के नियम से निकाला गया जो वाष्प दाब है उसकी तुलना में प्रेक्षित वाष्प दाब कम मिल रहा है, तो ये ग्राफ तुमको निगेटिव विचलन को प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, तो ये हुआ ऋणात्मक विचलन। इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल भी हमको एक आध दो डिस्कस करना था। जैसे ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल लोगे तो हम कह सकते हैं CH3CO CH3 और CHCl3।
ये क्या है, क्लोरोफार्म और एसीटोन का मिश्रण। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों को जब हम मिला देते हैं तो विलयन की स्थिति में क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। कैसे बनता है इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन लेते हैं और ओ लेते हैं, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद इसका क्लोरीन है, ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। और धनात्मक विचलन की स्थिति में क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। इसका हम बनाते हैं, पहले समझते हैं कैसे बनता है। CH3 CH3 ये O हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि C ले रहे हैं और इसका H ले रहे हैं और C के साथ Cl जुड़ा हुआ है, Cl Cl Cl। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन बंध बन जा रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, विलयन की स्थिति में AB के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाता है जिससे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे पहले कोई हाइड्रोजन बंध नहीं था, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं था। जब दोनों को मिला दिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बंध बन गया जिसकी वजह से पकड़ मजबूत हो गई, यानी AB ज़्यादा मजबूत हो गया तो वाष्प कम बनेगा, वाष्प दाब कम बनेगा, यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो एसीटोन और क्लोरोफार्म का मिश्रण कह सकते हैं। ऐसे हम क्या कह सकते हैं, फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण भी कह सकते हैं। फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण भी हम ले सकते हैं। और धनात्मक विचलन की स्थिति में क्या ले सकते हैं, एल्कोहल ले लो और एसीटोन ले लो, C2H5OH ले लो और CH3COCH3 ले लो। यहाँ पे पहले एल्कोहल एल्कोहल के बीच में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इसमें तुम मिला दिए एसीटोन तो हाइड्रोजन बंध के बीच में ये आ गया, फिर हाइड्रोजन बंध टूट गया। इस स्थिति में हाइड्रोजन बंध था एल्कोहल एल्कोहल के बीच में, फिर एसीटोन मिला दिया, हाइड्रोजन बंध टूट गया, यानी कि AB इंटरेक्शन कमजोर हो गया तो वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प दाब ज्यादा बनेगा हो जाएगा और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ये दोनों स्थितियां और उदाहरण इसके हम लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट वाला जो था एक आदर्श विलयन का, उसको देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। आदर्श विलयन की स्थिति में क्या था, यानी जो हम लोग प्रेक्षित कर रहे हैं वही राउल्ट के नियम से भी मिलेगा। दूसरा क्या था, अगर इंटरेक्शन क्या होगा इसमें बराबर होगा, ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन बराबर होगा ए और बी के इंटरेक्शन के। अगर इंटरेक्शन बराबर है तो क्या होगा, डेल बी जीरो होगा। इंटरेक्शन बराबर है, आयतन में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, जितना पहले था उतना बाद में भी है तो बराबर हो। एक चौथा पॉइंट क्या है, डेल एच की वैल्यू भी जीरो आएगी क्योंकि इंटरेक्शन समान है, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई उतना ऊष्मा अवशोषित हुई, दोनों को चेंज निकालोगे तो शून्य हो गया। तो ये हो गया आदर्श विलयन का। और आदर्श विलयन की स्थिति में अगर हम ग्राफ खींचें, एक्स ए यहाँ 0 था यहाँ 1 था, इसको अगर ग्राफ पे ले जाओगे तो ये बनेगा, यहाँ पे एक्स भी ले लो 1, यहाँ पे एक्स भी ले लो 0, ये वाष्प दाब ले लो, इसको इधर ले जाओगे और इसको मिलाओगे टोटल मिल जाएगा, ये पी ए आ गया, ये पी बी ले लो, पी नॉट बी एक्स बी, और इसको पी ए ले लो, पी नॉट ए एक्स ए, राउल्ट के नियम से पी टोटल पी ए प्लस पी बी। अब हम प्रेक्षित करेंगे तो प्रेक्षित वाला भी सेम इसी पे आ जाएगा, इसी ग्राफ पे रिपीट कर देगा। क्यों, क्योंकि आदर्श विलयन है, वाष्प दाब प्रेक्षित और राउल्ट के नियम से सेम आ रहा है तो सेम ग्राफ आएगा, इसी पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये था आदर्श विलयन। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे एन हेक्सेन ले लो, एन हेप्टेन ले लो, क्लोरोएथेन ले लो,
ब्रोमोएथेन ले लो, इसमें भी क्या है, वान डर वाल्स फोर्स है, इसमें भी वान डर वाल्स फोर्स है, दोनों को मिलाओगे तो फिर वान डर वाल्स फोर्स, यानी इंटरएक्शन बराबर। इसमें भी वही स्थिति है, दोनों में इंटरएक्शन विलयन विलेय विलायक तीनों में बराबर बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये आदर्श विलयन। इंटरएक्शन समान रहेगा तो उसको आदर्श विलयन कह देंगे। इंटरएक्शन चेंज हो रहा है विलयन में तो हम उसको अनादर्श कह देंगे। अगर इंटरएक्शन मजबूत हो रहा है तो उसको ऋणात्मक विचलन, इंटरएक्शन कमजोर हो रहा है तो उसको धनात्मक विचलन। तो ये टॉपिक पूरा क्लियर करो। यहाँ पे आदर्श और अनादर्श विलयन खत्म होता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा।